हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का और सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers. In the cities, we know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इन न्यू टूल The plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plug, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। The Harappans reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like burr, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इन लेफ्ट हैंड साइड ए टॉय प्लग। टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली men use the plug. We do not know whether the Harappans followed such customs or not. बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ए क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खदीर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कुछ, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal.
कक्ष के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a stone house in the city. Many seals and ceilings, the impression of seals on clay, were found in this storehouse. गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्राकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिली है। इन राइट हैंड साइड ए डॉकयार्ड एट लोथल. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. लोथल का बंदरगाह. यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beds, pieces of stone, half-made beds, tools for bed making, and finished beds have all been found here. यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, मुद्रा, मुहर और मुद्राकन या मुहरबंदी। Seals have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। If the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। Seals are used even today. Find out what they are used for. आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य।
Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ओके, सो योर चैप्टर इज़ ओवर एट लास्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।